नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। ठीक है, हम कंपटीशन से जुड़े हुए वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, चाहे वो जीके, जीएस, करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, और लेटेस्ट जॉब के भी बारे में भी हम वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, या लेटेस्ट कोई अपडेट होती है एजुकेशन से रिलेटेड, उसके बारे में जो है वीडियो बनाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएंगे। और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कोई वीडियो अपलोड करने की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्न में से ये यहाँ पे जो है ये गलत है, इसको आप सदिश पढ़िएगा। ठीक है, सदिश का मतलब यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी से है। ठीक है, तो निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? ठीक है, क्योंकि देखिए दो राशियाँ होती हैं, अदिश और सदिश। ठीक है, अदिश का मतलब स्केलर क्वांटिटी और सदिश जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से सदिश राशि कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन है चाल, आयतन, कार्य और वेग। तो इसमें जो वेग है आपका, ठीक है, वेग जो यानी कि वेलोसिटी है वो आपका जो है राइट आंसर है, ये सदिश राशि है। इसके अलावा चाल, आयतन, कार्य ये सारी क्या हैं? अदिश राशियाँ हैं। ठीक है, इसके अलावा ये अदिश राशियाँ हैं और जो वेग है ये आपका सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, और ये बाकी तीनों स्केलर क्वांटिटी हैं। अगला इसमें जो है ये आप काट दीजिए, इसको आप अदिश, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी पढ़िए। तो अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? ठीक है, अदिश राशि कौन सी है? ऑप्शन है द्रव्यमान, त्वरण, विस्थापन और बल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो द्रव्यमान हो जाएगा, यानी कि जिसको मास बोलते हैं। ठीक है, मास आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट और जो बल आपका फोर्स होता है, ये तीनों क्या हैं? सदिश राशियाँ हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी जिसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ये तीनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। और द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा ये सारी जो होती हैं अदिश राशियाँ होती हैं। ठीक है, अदिश यानी कि स्केलर क्वांटिटी होती हैं। और जो सदिश होती हैं यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, तो वेग, बल, विस्थापन, त्वरण ये सदिश राशियाँ होती हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। अगला जो क्वेश्चन है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, डबल आ गया है कोई दिक्कत नहीं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? द्रव्यमान, त्वरण, विस्थापन, बल। ठीक है, तो वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसे त्वरण बोलते हैं, जिसको एक्सक्लेरेशन इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, एक्सक्लेरेशन। ठीक है, एक्सक्लेरेशन। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है यानी कि सदिश राशि है, और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये अगर समय के साथ वस्तु का वेग घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक होगा यानी कि नेगेटिव होगा। ठीक है, यानी कि समय के साथ अगर किसी वस्तु का वेग, वेलोसिटी अगर घट रही है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा, जिसे रिटार्डेशन भी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बंदूक से गोली चलने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगाना न्यूटन का कौन सा नियम है? न्यूटन का कौन सा नियम? ऑप्शन है प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है, तृतीय नियम। ठीक है,
बंदूक से गोली चलाई जाती है, ठीक है, तो पीछे जो धक्का लगता है इसमें, तो ये न्यूटन के तृतीय नियम है, यानी तीसरा नियम है। इसके अलावा नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना, ये भी एक इसका एग्जाम्पल होता है, यानी कि न्यूटन के तीसरे नियम का एग्जाम्पल है। और अगला जो एग्जाम्पल है रॉकेट को उड़ाने में, ठीक है, तो ये अगर एग्जाम्पल्स आ जाते हैं तो इसका मतलब इसमें न्यूटन का तीसरा नियम फॉलो हो रहा है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, कपड़े सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कपड़े सुखाने की जो मशीन होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन है बल आघूर्ण यानी मोमेंटम ऑफ फोर्स, अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगला है अभिकेंद्रीय यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, और लास्ट ऑप्शन असंजन बल है, ठीक है। असंजन बल जो होता है वो अधेसिव फोर्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कपड़े सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। इसके अलावा एक और इसका एग्जाम्पल है, यानी कि दूध से मक्खन निकालने की मशीन भी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। यानी कपड़े सुखाने की मशीन और दूध से जो मक्खन निकाला जाता है तो वो एक मशीन होती है, तो उसे निकाला जाता है, तो उसमें भी यही अपकेंद्रीय बल काम करता है। अब केंद्रीय बल के बारे में बात करें, ठीक है, तो जब कोई वस्तु किसी जैसे वृत्ताकार सर्कुलर जो है मार्ग पर चलती है तो उस पर एक जो बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, ठीक है। जैसे कोई वस्तु, ठीक है, इसके चारों तरफ जा रही है, ठीक है, तो बल जो कार्य करेगा वो केंद्र की तरफ कार्य करेगा, ठीक है, केंद्र की तरफ कार्य करेगा, तो यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा, ठीक है। और इसका ठीक बिल्कुल अपोजिट जो होता है वो अभिकेंद्रीय बल जो होता है, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है कि इसमें सेंटर की तरफ, ठीक है, ये मान लो सेंटर है, सेंटर की तरफ जो है एक बल कार्य करता है, ठीक है, और इसका अपोजिट होता है अपकेंद्रीय बल, ठीक है। इसमें जो ये बल होता है ये बाहर की तरफ कार्य करता है, ठीक है, बाहर की तरफ, ठीक है, तो बिल्कुल इसका ठीक अपोजिट है, ठीक है। ये हो गया अभिकेंद्रीय बल, ये अपकेंद्रीय बल हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आलंब, आयास, भार या आयाम? देखिए, आलंब को क्या बोलते हैं? फुलक्रम बोलते हैं, ठीक है। और जो आयास होता है वो आपका एफर्ट होता है, भार सभी जानते हैं ये लोड होता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि उत्तोलक के द्वारा, यानी कि उत्तोलक किसको बोलते हैं? इंग्लिश में इसको लीवर बोलते हैं, ठीक है, लीवर बोलते हैं। देखिए, कुछ इंग्लिश मीडियम के अगर स्टूडेंट हैं तो उसको नहीं समझ पाएंगे, इसलिए थोड़ा इंग्लिश में बताना ज़रूरी है। लीवर के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर है वो भार हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आलंब जो होता है यानी फुलक्रम जो होता है
तो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर जो उत्तोलक की क्षण अगर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है तो उसको जो है आलम बोलते हैं। आयास कहाँ पर होता है, यानी कि इफार्ट कहाँ पर होता है कि अगर लीवर को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो देखिए पसंद आ रहा होगा कि अगर ऐसे ही आप हमको हमारे चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें तो फ्यूचर में हम अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, यानी कि तृतीय श्रेणी का जो है लीवर है, कैंची, सरौता, प्लास या चिमटा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा, ठीक है। चिमटा जो होता है वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। कैंची प्रथम श्रेणी का हो जाएगा। सरौता आपका जो है द्वितीय श्रेणी का हो जाएगा, सेकेंड क्लास का, ठीक है। प्लास जो आपका हो जाएगा, ठीक है, तो प्लास भी फर्स्ट यानी कि प्रथम श्रेणी का हो जाएगा, ठीक है। कैंची फर्स्ट का हो जाएगा, प्रथम श्रेणी का, सरौता द्वितीय श्रेणी का और प्लास जो हो जाएगा आपके प्रथम श्रेणी का। चिमटा जो हो जाएगा वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक माना जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ... क्या कहते हैं? कार्य, ऊर्जा, बल, विस्थापन, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा, यानी कि एनर्जी, ठीक है। जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे उस वस्तु की जो है ऊर्जा कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा किसका उदाहरण है? नाभिकीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी होती है। स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होती है। गतिज ऊर्जा आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। विकिरण ऊर्जा जो होती है सोलर एनर्जी होती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें जो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा के एक और एग्जाम्पल है घड़ी की चाबी में जो संचित ऊर्जा होती है, ठीक है। यानी जो घड़ी होती थी पहले तो उसमें एक चाबी लगा दी जाती थी, एक चाबी भर दी जाती थी, ठीक है। तो उसको उसको जो है उसको एनर्जी देने के लिए ऐसा किया जाता था, ठीक है। तो वो स्थितिज ऊर्जा होती थी। इसके अलावा तनी हुई स्प्रिंग होती है, ठीक है। कमानी की जो ऊर्जा होती है, तनी हुई स्प्रिंग, ये कमानी की ऊर्जा भी स्थितिज ऊर्जा में आती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपकरण में रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है? यानी ऐसा कौन सा उपकरण है जिसमें रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है? डायनेमो, मोमबत्ती, सोलर सेल, विद्युत मोटर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, मोमबत्ती। देखिए मोमबत्ती जो होता है वो एक केमिकल होता है, ठीक है। तो उससे रासायनिक ऊर्जा निकलती है और रासायनिक ऊर्जा जब जलती है, ठीक है, मोमबत्ती जब जलती है तो उससे प्रकाश होता है और थोड़ी बहुत हीट भी जनरेट होती है, यानी ऊष्मा जनरेट होती है। तो इससे क्या कहते हैं कि रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में बदलना, ठीक है। डायनेमो जो होता है, ठीक है, तो डायनेमो एक यंत्र होता है, ठीक है। तो उसकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सोलर सेल की बात करें, ठीक है, तो सोलर सेल में क्या होता है कि सौर ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत जो मोटर होता है, ठीक है,
तो उसमें क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, या कोई नहीं? ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर घटता है, बढ़ता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है, ये कोई नहीं। तो अगर पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है कम हो जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इससे जुड़े हुए फैक्ट कुछ और बता दें आपको। जो गुरुत्वीय त्वरण जो जी होता है, इसका जो मान होता है, जो पृथ्वी का अगर पोल है, ठीक है, जिसको मान लेते हैं ये अर्थ है, इनके जो पोल होते हैं यानी कि ध्रुव, ठीक है, तो इस पे सबसे ज़्यादा होता है। और जो इक्वेटर लाइन होती है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे कम होता है, ठीक है। और यहाँ पोल्स पे क्या होता है कि ज़्यादा होता है, ठीक है, यहाँ पे अधिक होता है और इक्वेटर पे कम होता है, ठीक है। और पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ने पर हमने बता ही दिया कि मान इसका घटता है, और पृथ्वी के घूर्णन की गति अगर घटेगी तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार यानी कि एलिप्टिकल कक्षा में परिक्रमा करता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है आर्किमिडीज, केपलर, या पास्कल, या न्यूटन। तो इसमें जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। केपलर ने ही ग्रहों का नियम बनाया था। उन्होंने बताया था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में परिक्रमा करता है, तो ये कथन उन्हीं का है। देखिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर में जितने समय लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल भी बोलते हैं, ठीक है। और एक फैक्ट इसमें यह है कि सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों का परिक्रमण काल भी अधिक होता है। यानी सूर्य से अगर कोई ग्रह दूर है तो उसका जो परिक्रमण काल होता है, ठीक है, यानी कि रेवोल्यूशन पीरियड, ठीक है, पीरियड ऑफ जो रेवोल्यूशन होता है वो अधिक होता है सूर्य से अधिक दूर के ग्रह हैं। अगर सूर्य से कोई ग्रह दूर है तो उसका जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होगा वो ज़्यादा होगा, अगर नज़दीक है तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कम होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि सूर्य का जो निकटतम ग्रह बुध का जो परिक्रमण काल यानी कि पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन 88 दिन का है, और दूसरी तरफ अगर वरुण को मान लें, नेपच्यून को मान लें, तो उसका जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है वो 165 वर्ष का होता है। तो सबसे कम जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है वो बुध का होता है, ठीक है, यानी कि मरकरी का होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किसका होता है? सबसे ज़्यादा जो होता है वो नेपच्यून का होता है, यानी कि वरुण का होता है। ये 165 सालों का होता है, ठीक है, 165 ईयर्स का होता है। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब ... है, क्या घटता है, बढ़ता है, ये अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक, यानी कि घटता है, ठीक है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है यानी कि घट जाता है। ठीक है। और वायुमंडलीय दाब को जानते हैं आप कि किससे नापते हैं, तो ये बैरोमीटर होता है, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देखिए इसमें एक फैक्ट कुछ और बता दें, कुछ फैक्ट हैं, ठीक है। अगर बैरोमीटर से नापने के जब नापा जाता है, ठीक है, तो उसकी अगर रीडिंग क्या होती है, अचानक से नीचे गिर जाती है उसकी रीडिंग, तो आंधी आने की संभावना होती है। अगर बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे नीचे गिरती है तो वर्षा होने की संभावना होती है, यानी कि बारिश होगी, ठीक है। यानी अचानक गिरेगी तो आंधी आने की संभावना होती है, धीरे धीरे नीचे गिरेगी तो वर्षा होने की संभावना होती है। अगर बैरोमीटर की रीडिंग जब धीरे धीरे ऊपर जाती है, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर जाती है तो मौसम साफ रहता है। इससे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पता लगाया जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब को किससे नापा जाता है, हम आपको बता ही चुके हैं। ऑप्शन इसमें ए आपका सही हो जाएगा, बैरोमीटर, ठीक है। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापी जाती है, ठीक है, यानी कि जो नमी होती है। लैक्टोमीटर से क्या नापा जाता है, ठीक, लैक्टोमीटर से जो इसको दूध को नापने के लिए किया जाता है, ठीक है, और दूध में लैक्टिक एसिड होता है इसीलिए इसको लैक्टोमीटर कहते हैं, और इसको दूध की शुद्धता को नापा जाता है, ठीक है, लैक्टोमीटर। और हाइड्रोजोमीटर होता है, ठीक है, एक हाइड्रोमीटर भी हो जाता है। तो हाइड्रोमीटर से जो रिलेटिव डेंसिटी होती है यानी कि अपेक्षित घनत्व होता है, तो उससे उसको नापने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। इसको नापने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल। लैक्टोमीटर दूध नापने, दूध की शुद्धता को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापी जाती है और बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, गर्म करने पर निम्न में से किस पदार्थ का आयतन बढ़ता है, यानी किसी चीज़ को अगर हीट कर दिया जाए तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, मोम का, घी का, बर्फ़ का, या ए बी दोनों का, ठीक है। तो मोम और घी, इसमें ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इन दोनों चीज़ों को अगर गर्म कर दिया जाए, ठीक है, मोम और घी को, तो क्या हो जाएगा, ये फैल जाएंगे, ठीक है, तो इसका आयतन बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, जब बर्फ़ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर होता है, 1/10, 1/6, 1/2, 1/5। ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। 1/10 पानी के अंदर रहता है। जैसे ये कोई बर्तन है, ठीक है, इसमें बर्फ़ रखा हुआ है, तो इसका जो पानी के अंदर जो भाग डूबा होगा, ठीक है, जो पानी के अंदर 1/10 हो जाए डूबा हुआ, ठीक है, टोटल जो वेट होगा उसका 10वां हिस्सा पानी में डूबा रहेगा। और एक चीज़ इसमें और होती है कि बर्फ़ अगर पूरी पिघल जाएगी तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, यानी कि अगर बर्फ़ पूरी तरीके से गल जाए किसी पानी में, ठीक है, तो उसके आयतन में यानी पानी के आयतन में कोई चेंजेज नहीं होगा। अगला जो क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, ससंजक बल यानी कि कोहेसिव फोर्स,
आसंजक बल जो होता है एडहेसिव फोर्स होता है। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन होता है। श्यान बल होता है, ठीक है, यानी विस्कस जो फोर्स होता है, ठीक है, विस्कस फोर्स। तो इसमें जो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ससंजक बल, ठीक है। देखिए इसमें और चीज़ एक फैक्ट है कि जितनी भी सॉलिड होते हैं, ठोस चीज़ें होती हैं, उसकी जो ससंजक बल का मान बहुत अधिक होता है, ठीक है, क्योंकि उनके आकार जो होते हैं निश्चित होते हैं, ठीक, उनका जो आकार होता है वो निश्चित होता है। और गैसों में जो ससंजक बल का मान नगण्य होता है, ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है, क्योंकि गैसों का कोई आकार निश्चित नहीं होता, इसलिए जो है गैसों का जो कोहेसिव फोर्स है वो नगण्य होता है। और जो ठोस सॉलिड का जो ससंजक बल का मान जो होता है वो बहुत अधिक होता है, ठीक है। और जो इसमें आसंजक बल एडहेसिव फोर्स दिया है, तो उसमें एडहेसिव फोर्स क्या होता है, जो आसंजक जो बल होता है, ठीक है, आसंजक जो बल होता है एडहेसिव फोर्स होता है, तो उसमें क्या होता है, इसमें दो पदार्थ होते हैं, ठीक है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल और दो पदार्थ के बीच लगने वाले बल को आसंजक बल बोलते हैं, ठीक है, एडहेसिव फोर्स, ठीक है। तभी कोई चीज़ एक दूसरे पदार्थ से चिपकती है जब दोनों के बीच के होते हैं एडहेसिव फोर्स होता है, ठीक है। एडहेसिव फोर्स उन दोनों पदार्थों के बीच लगता है, आकर्षण बल होता है, तभी दो वस्तुएं एक दूसरे से चिपकती हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किसी द्रव का ताप बढ़ा दिया जाए तो उसका पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। यानी किसी द्रव का ताप बढ़ा दिया जाए तो उसका जो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो घटेगा, यानी कि कम हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। द्रव का ताप बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, अगर द्रव का ताप घटेगा तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपकी नॉलेज, ठीक है, आपके नॉलेज के हिसाब से ठीक हो, आपको लगता है कुछ जानकारी मिलती है हमारे चैनल से, तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।